मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी नमस्ते। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। मैं एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रेन टू गेन एंड ग्रो विद WHO UK। मेरे सभी साथियों को सिस्टम के बारे में असली जानकारी मिलेगी। जानकारी के साथ साथ आपको कुछ ठोस प्रैक्टिस टिप मिलेगी जिसके उपयोग से आपकी प्रैक्टिस में काफ़ी फ़र्क आएगा। बिना सिस्टम को समझे आप एक सफल चिकित्सक नहीं बन सकते। इसलिए हम आपके सामने कुछ नई जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको सिस्टम क्या है के बारे में बताएंगे। आओ शुरू करते हैं पहले कि सिस्टम का सिद्धांत क्या है और कैसे ये सिस्टम अपने सिद्धांत पर आधारित है। बिना सिद्धांत के कोई भी सिस्टम बन नहीं सकता और ना ही सही तरीके से समझा जा सकता है। मैटी सिस्टम पूरी तरह से प्राकृतिक नियमों पर आधारित है। यह प्राकृतिक नियम क्या है, यह जानते हैं। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, पर हम यहाँ पर सिर्फ प्रणाली के अनुसार ही समझेंगे। प्रकृति ने हमें 3 जैविक पदार्थ दिए जिसको हम ओड फोर्स के नाम से जानते हैं। सबसे पहले प्रकृति ने हमें ओड फोर्स, जिसे कि अलग अलग चिकित्सा प्रणालियों में अलग अलग नाम दिए हैं। सबसे पहले प्रकृति ने हमें पेड़ पौधे दिए। अगर हम इसको सही दिशा से समझेंगे तो सिस्टम को पहचान पाएंगे, नहीं तो हम सिस्टम की असलियत को नहीं समझ पाएंगे। ओड फोर्स यानी कि आत्मा या आत्म शक्ति, जिसको हर चिकित्सा प्रणाली में अलग अलग नाम से जाना जाता है, परंतु मैटी सिस्टम में ये बहुत ही अलग और वैज्ञानिक सिद्ध हुआ है। अगर हम ओड फोर्स को समझ गए तो हमें सिस्टम का आधार समझ आ जाएगा। पौधों में भी आत्मा होती है, मगर इसमें महसूस करने की शक्ति नहीं होती है। इसलिए पौधों को नंबर 1 पहले स्थान पर रखा गया है। दूसरे नंबर पर पशु पक्षी दिए, जिसमें आत्मा होती है, साथ ही महसूस करने की शक्ति भी होती है, पर ये भोग श्रेणी में आते हैं, इसलिए ये दूसरे स्थान पर आए। तीसरा स्थान मनुष्यों का है, मनुष्य की रचना की में इसमें भी आत्मा होती है, महसूस करने की शक्ति होती है, समझने की क्षमता भी ईश्वर ने दी है। मनुष्य को इसीलिए इन सब श्रेणी से अलग रखा है, सुख और दुख का भोग करने के लिए, और इसके बाद ही सृष्टि का निर्माण हुआ। पौधे पहले नंबर पर इसलिए क्योंकि बिना पृथ्वी पर पौधे के जीवन संभव नहीं है। हम सब जानते हैं पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। हमारे भोजन का अधिकांश भाग पेड़ पौधों पर ही निर्भर है। दूसरे स्थान पर पशु इसलिए क्योंकि आदिकाल में यही एकमात्र साधन का स्रोत होता है जिसका उपयोग मनुष्य के लिए करना जरूरी है। तीसरा, मनुष्य का जीवन इन दोनों पौधे और पशु पर ही आधारित होता है और निर्भर है। सबसे पहले मैटी जी ने इस प्रकृति नियम को अच्छे से समझा, तभी इस सिस्टम का आविष्कार किया। मैटी जी सिस्टम बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स, एक के बाद हम वो सब सिद्धांत जानेंगे।
ह्यूमन बॉडी में जब भी बीमारी आएगी तो उसका मेन कारण पाचन प्रणाली से ही होगा। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सभी बीमारियों का कारण पेट है। मैटी जी ने इसको और वैज्ञानिक ढंग से समझा। बॉडी का निर्माण दो फ्लूइड लिम्फ और ब्लड की प्रक्रिया पाचन प्रणाली के द्वारा ही होती है। यह सिद्ध हो चुका है। किसी भी सिस्टम के अपने सिद्धांत होते हैं, पर आज हम मैटी स्पजरिक सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो हम अपने इस सिस्टम से संबंधित ही सिद्धांत को समझेंगे और जानेंगे। लिम्फ और ब्लड सबसे पहले मनुष्य की शरीर में लिम्फ बनता है यानी कि रस बनता है, फिर ब्लड यानी कि रक्त बनता है, और फिर सेल एंड टिश्यू का निर्माण होता है जिसे हम WBC RBC के नाम से जानते हैं, और बाद में ये लिम्फेटिक सिस्टम का रूप ले लेता है और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का रूप ले लेता है। अलग अलग सेल एंड टिश्यू ऑर्गन को बनाते हैं। फिर हर ऑर्गन का एक सिस्टम, एक प्रणाली बनती है जो शरीर की रूपरेखा बनाता है। मैटी जी ने शारीरिक वैज्ञानिक क्रिया को बहुत अच्छे से समझकर सिस्टम की नींव रखी। एक बार फिर से जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी डिपेंड ऑन डाइजेशन यानी कि पाचन क्रिया, जिसमें रस का निर्माण होता है। फिर उस रस के बाद रक्त बनता है, यानी जी जो हम खाते हैं वही आपका शरीर बनता है। जैसे कि अच्छी सेहत का राज एक अच्छा खाना होता है। जब हमारा भोजन खराब होता है तो हमारे रस और रक्त को दूषित करता है। फिर किस स्तर पर आपका रस और रक्त शुद्ध है या अशुद्ध है, वही आपके सेल टिश्यू को स्वस्थ रखता है। तभी आपका आगे चलकर ऑर्गन स्वस्थ होगा, और जब ऑर्गन स्वस्थ होगा तो आपके ऑर्गन से संबंधित उस क्रिया प्रणाली को अच्छे से कार्य करने में सहयोग होगा। अब हम चलते हैं तीसरे बिंदु की तरफ। हमने अब तक जाना कि कैसे हमारा शारीरिक प्रक्रिया वैज्ञानिक ढंग से होती है। ये हम अपनी सिस्टम में भली भांति से परिचित हैं। अब हम जानेंगे कि बीमारियों का असली कारण क्या होता है। हमने सीखा कि अगर हमारा पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी तो रस दूषित हो जाएगा। इसलिए मैटी जी ने रस ही सबसे पहले रोगों का कारण बताया, और रस दूषित होने से रक्त दूषित होगा, इसलिए दूसरे स्थान पर रक्त रोगों का कारण बना। यही रस रक्त आपके प्राकृतिक यानी कि स्वभाव यानी कि आपके टेम्परामेंट यानी कि एक बॉडी टाइप स्वभाव को बनाते हैं। यह भी मैटी जी ने सबसे पहले इस बात को समझा, और एक स्वस्थ मनुष्य, एक स्वस्थ और अस्वस्थ पर्सन यानी कि व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है, पर उन दोनों का कारण एक ही होता है। स्वस्थ मनुष्य का मतलब है शरीर की सारी क्रियाएं अगर एक सामान्य बैलेंस स्टेट पर काम कर रही हो तो वो स्वस्थ है। यानी कि फिजिकल बॉडी, मानसिक, आत्मिक शक्ति अगर सही कार्य कर रही है तो वो पूर्णतः स्वस्थ है। दूसरी ओर अगर मनुष्य का शरीर, मन, भावनाएं, सोच अगर इम्बैलेंस है तो वो बीमार है।
यानी कि उसे हम अनहेल्दी कह सकते हैं। और यही आज मॉडर्न साइंस की डेफिनेशन है। यही रस रक्त बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसको मैटी जी ने सबसे पहले समझकर सारी बीमारियों का जड़ रस और रक्त को बना दिया। बीमारी की रचना मनुष्य के रस और रक्त अशुद्ध होने पर होती है। अगर ये दोनों शुद्ध हैं तो मनुष्य बीमारियों से दूर रहता है, और अगर अशुद्ध है तो बीमारियों का कारण बनता है। यही आज हम पढ़ रहे हैं कि हमारे सिस्टम का सिद्धांत क्या है। अब चौथे बिंदु को जानते हैं कि कैसे फार्माकोलॉजी बनती है। तीसरे बिंदु पर हमें समझ में आया कि रस रक्त जो सेल एंड टिश्यू का निर्माण करते हैं, फिर सेल एंड टिश्यू ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और ऑर्गन एक शरीर के प्रणाली क्रिया प्रणाली को संचार पूरे शरीर में करता है। फिर अंत में एक मानसिक प्रक्रिया के तहत ये सब नियंत्रित होते हैं, भावनाएं उसमें पैदा होती हैं, जिसको मैटी जी के शिष्य या फॉलोवर थियोडक्रॉस ने सही ढंग से प्रस्तुत किया और एक और स्वभाव बॉडी टाइप टेम्परामेंट बनाया, जिसे मैटी जी ने लिम्फेटिक सिस्टम बनाया, ब्लड सिस्टम बनाया, वहीं क्रॉस जी ने नर्वस सिस्टम यानी कि टेम्परामेंट बना दिया। किसी भी चिकित्सा प्रणाली के नियमों के अनुसार ही चिकित्सक कार्य करता है। सभी प्रकार की नेचुरल चिकित्सा प्रणाली नर्वस सिस्टम से पर आधारित होती है। आप देखेंगे कि पुराने जमाने में पेट सब बीमारियों की जड़ होती थी, लेकिन आज कलयुग में आज के दौर की बात करें तो मन मानसिक बीमारियों का बहुत बड़ा आज दौर चल रहा है। आज मानसिक असंतुलन बहुत ज़्यादा है, जिसे हम शारीरिक मानसिक और आत्मिक के रूप में जानते हैं। लिम्फ के द्वारा डाइजेशन बनता है, या डाइजेशन से लिम्फ बनता है। फिर एक सेल एंड टिश्यू ब्लड के तहत अपना कार्य करते हैं। फिर मन के तहत सारे शरीर कार्य करते हैं। क्या वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली मैटी जी ने बनाई है, जिसका आधार सिर्फ और सिर्फ जड़ी बूटियों पर रखा, और हम सबको संदेश दिया कि अब हमें नेचर की तरफ जाना चाहिए, जो कि आज की सबसे बड़ी चुनौती भी यही है कि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। जब भी पशु पक्षी मनुष्य बीमार होता है तो वो सबसे पहले प्रकृति का ही सहारा लेता है और अपनी प्राण शक्ति को मजबूत करता है। आप देखेंगे कि मनुष्य के रोगों का उपचार भी सबसे पहले प्रकृति ने, ईश्वर ने जड़ी बूटियों पर आधारित ही रखा। समय बदला, नए नए आविष्कार हुए और हम प्रकृति से दूर होते चले गए। किसी भी चिकित्सा प्रणाली के चिकित्सक को अपनी अपनी चिकित्सा प्रणाली के तहत अंतर्गत ही अपने अपने मरीजों की चिकित्सा करनी चाहिए, तभी उसकी और उसकी प्रणाली का विस्तार होगा, और तभी हम एक दूसरे का सहयोग करके अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने मकसद में कामयाब होंगे। सब चिकित्सा प्रणालियों का अपना अपना एक स्तर होता है। अब हम आगे जानते हैं कि सिस्टम के लाभ क्या हैं। सिस्टम लॉ ऑफ नेचर पर आधारित है। हमने समझा
लॉ ऑफ नेचर, और मैटी जी ने सही दिशा में इसे आगे ले जाना चाहा, और उसके लिए सबसे पहले नंबर पर हम लोगों को बताया कि कैसे एक प्रकृति चिकित्सा का आविष्कार होना चाहिए और कैसे वो चिकित्सा प्रणाली कुछ बिंदुओं पर आधारित होनी चाहिए। सबसे पहले हमें अपने पाचन क्रिया को दुरुस्त करना चाहिए, जिससे कि सभी अंग अपने सही दिशा में कार्य कर सकते हैं, और यही बीमारियों की जड़ का कारण बनते हैं। यानी कि रोग का असली कारण कहीं ना कहीं इस पाचन क्रिया से होता है। अगर आप देखेंगे, ये पाचन क्रिया का सीधा संपर्क आपके रसिका लसिका से संबंधित है। कोई भी भोजन पहले रस बनता है। जितना स्वस्थ आपका भोजन लार बनेगी, रस बनेगा, उतना ही आपका आगे चलकर रक्त बनेगा, और जितना ही रक्त शुद्ध होगा उतना ही आपका मन शुद्ध होगा। जैसा कि हम कह सकते हैं कि जैसा आपका भोजन होगा वैसा ही आपका विकार होगा, और जैसा ही आपका विकार होगा वैसा ही आपका मन का विस्तार होगा। अब हम को ये समझ में आया कि असली कारण कहीं ना कहीं रस और रक्त के द्वारा ही होता है। अगर हम इस बात को अच्छे से समझ गए तो इलाज भी अच्छे से हो पाएगा। यही कारण है कि मैटी जी ने हमें बीमार व्यक्ति का स्वभाव का एक चित्र दे दिया, उसका एक टेम्परामेंट बना दिया। यानी कि रस में अगर विकार होगा तो उसका लसिका रसिका यानी कि लिम्फेटिक डिजीज उसमें उत्पन्न होगी। अगर रक्त का विकार होगा तो वो सैंग्यून के तहत यानी कि ब्लड सर्कुलेशन के तहत उनका विकार होगा। अगर आप देखेंगे तो इस बॉडी के अंदर दो ही सिस्टम काम कर रहे हैं, जिसको मैटी ने समझा, और फिर आगे चलकर उन्होंने नर्वस यानी कि एनर्जेटिक को भी साथ में लिया। नर्वस को क्रॉस ने आगे मानसिक रोगों का कारण बताकर एक नर्वस टेम्परामेंट की रचना की। जब आपको ये पता लग गया कि आपको अब यह जानने की ज़रूरत नहीं कि आपकी बीमारी का क्या कारण है, इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई एक बीमारी का कारण है। इनकी अब हमें दवाइयाँ देखनी है कि कौन कौन सी दवाइयाँ हैं। अब जैसे कि लिम्फ का मतलब लिम्फेटिक, जिसमें एल ग्रुप एस ग्रुप की रेमेडीज आती हैं। ब्लड यानी कि रक्त, सैंग्यून जिसमें ए ग्रुप की रेमेडीज आती हैं, और साथ ही साथ उसमें पी ग्रुप का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, जो आगे आके हम समझेंगे किसी और नई वीडियो में। फिर क्रॉस ने नर्वस को जोड़कर मैटी जी की इस प्रणाली को आगे एक वैज्ञानिक सिद्ध किया, और मैटी जी की ही बनाई हुई एक ग्रुप एफ ग्रुप को उसमें रखा। किसी भी सिस्टम को समय समय पर नई नई रिसर्च के साथ अपडेट करना चाहिए, इसलिए नर्वस को जोड़ा गया। बिना अपडेट के सिस्टम आगे नहीं बढ़ पाता। अब देखिए कैसे ये सब एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं। पहला डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, फिर लिम्फ बनता है, फिर रक्त बनता है, ब्लड बनता है, फिर तीसरा नंबर पर वो नर्वस सिस्टम हेल्दी होता है। सोचने समझे की शक्ति आती है, जो कि रोगों का कारण बनता है, और स्वस्थ रहे तो स्वस्थ मनुष्य बनता है। फिर हम चौथे नंबर पर रख सकते हैं कि अब इनकी रेमेडीज कौन सी होंगी। दवाइयों
कौन कौन सी होंगी। यही लॉ ऑफ सिमिलर, यानी कि जो शरीर को चाहिए वही आप देकर उसको स्वस्थ, ठीक या अपने शरीर की रचना को ठीक करते हैं। यही अनोखा वैज्ञानिक सिद्धांत मैटी जी ने बहुत खूबी समझा, जो कि पौधों पर ही आधारित है। पौधों में ही बहुत गुण होते हैं, जिसे हम माइक्रो न्यूट्रिशन, नैनो न्यूट्रिशन से आगे चल के समझेंगे कि कैसे पौधों का अर्क स्पजरिक मेथड से निकलता है, जो कि एक विश्व की सबसे प्राचीन पद्धति है जिसमें पौधों द्वारा अर्क निकाला जाता है। अब तक हमने समझा कैसे मेडिसिन का चयन किया जाता है। हमने जाना कि रोग का कारण क्या है, रोग क्या है। अब हम जानेंगे कि उसकी दवाइयां कैसे चयन करती है, जो कि मैटी जी ने बहुत आसानी तरीके से समझा दिया। उन्होंने इस सिस्टम को एक कॉम्प्लिकेशन ना बनाते हुए एक आसान, कि हर कोई समझ सके, उसके सिद्धांत बनाए। जो भी कारण रोगों का होगा वही उसकी रेमेडीज होगी, वही उसकी दवाई होगी। जैसे लिम्फ रोग की लिम्फ रेमेडी होगी, ब्लड रोग की ब्लड रेमेडी होगी। मैटी जी ने वैज्ञानिक तरीका दिया कि रोगों का कारण यही दो हो सकते हैं, और हमें इस बात का एहसास दिलाया कि दवाइयां भी उनकी यही होंगी। अब हमें ये पता करना है कि दवाई की डोज क्या होगी। ये बहुत ही जरूरी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैटी सिस्टम ही एक बहुत आसान सिस्टम है। मेडिसिन की डोज हमेशा लक्षणों पर आधारित होती है। लक्षण ही बीमारियों का असली जड़ तक ले जाने में सहायक होता है। मैटी जी ने बताया कि कैसे ये लक्षण ही आगे चलकर डायलूशन की नींव रखता है, और कैसे डिजीज की पे आधारित आपकी मेडिसिन होनी चाहिए, फिर कैसे उस मेडिसिन की डोज होनी चाहिए। ये सब सिस्टम पर होता है, और मैटी जी के फॉलोवर क्रॉस ने इसे अच्छे से समझा। मैटी जी ने 3 तरह के डायलूशन दिए। पहला डायलूशन, दूसरा डायलूशन, तीसरा डायलूशन। बेस्ड ऑन मैटी थ्योरी, कि उसी को हम लोगों को आगे चलकर समझना है। मैटी जी की थ्योरी ये बताती है कि हमें बियॉन्ड द लिमिट डायलूशन पर आधारित नहीं होना चाहिए, ज्यादा हायर डायलूशन नहीं होने चाहिए। लक्षण कम है तो स्ट्रॉन्ग डायलूशन रखने की जरूरत है। अगर लक्षण ज्यादा है यानी कि हाइपर है, तो हमें हाइपर हायर डायलूशन की जरूरत है। ये लॉ ऑफ अपोजिट को भी, प्रकृति के इस नियम को मैटी जी ने सबसे पहले समझा। फिर क्रॉस ने अपडेट किया, क्योंकि एक समय के बाद हमें सिस्टम को अपडेट करना बहुत जरूरी हो जाता है, वरना वो भी एक पुराना हो जाएगा। मैटी जी ने फर्स्ट और सेकंड डायलूशन की रचना की, फिर क्रॉस ने उसको अपडेट करके उसको अपोजिट के आधार पर, लॉ अपोजिट के आधार पर नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव में पॉजिटिव डोज और पॉजिटिव में नेगेटिव डोज की रचना की। तभी हमें पता लगा कि नेगेटिव डायलूशन क्या है, पॉजिटिव डायलूशन क्या है, और किस बीमारी के लक्षण ज़्यादा हैं कम हैं, उसी के उपरांत, उसी के अनुरूप हमें वो डायलूशन चूज करने चाहिए। पॉजिटिव डायलूशन जहाँ पर लक्षण कम हो जाते हैं, और वहाँ पर जहाँ पर ब्लीडिंग नहीं हो रही या एनर्जी लो है,
वहां क्रॉस ने मैटिजी को फॉलो किया और अपनी एक नए ढंग से सोच दी। और जहां पर हायर है यानी कि ब्लीडिंग हो रही है या एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से मरीज बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हाइपर है, तो वहां पर डायलूशन को हाइड करने की सलाह दी ताकि वो निरंतर उसका संतुलन कर सके। आप ज़्यादा और कम को एक संतुलन तौर पर लाना है, न्यूट्रल तौर पे हमें उसको लाना है। फिर यही डायलूशन दो तरह के हुए। अब हम जानते हैं कि एक और नई परिभाषा जिसको आगे चलकर डॉक्टर सत्यपाल ने वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया, पर उससे पहले जानते हैं कि मैटिजी ने पहला, दूसरा, तीसरा डायलूशन का हमें ढंग दिया जिसको उन्होंने गिलास के माध्यम से हमें समझाया। क्रॉस ने इसको नेगेटिव और पॉजिटिव कर दिया, यानी कि डायलूशन अपोजिट देना है लक्षण के अनुरूप। अब मैटिजी और क्रॉस में 20 सालों का एक अंतराल आ गया। मैटिजी के जाने के बाद क्रॉस जी ने इसको आगे बढ़ाया। क्रॉस जी ने इस मैटी डायलूशंस को समझकर अपने हिसाब से इसको नेगेटिव और पॉजिटिव करके फिर भी लिमिटेड डायलूशन की रचना ही रखी। यही क्रॉस के बाद 100 साल का गैप आ गया और कोई अपडेट नहीं हुआ। फिर प्रकृति का फिर दोबारा से एक बार जन्म हुआ और फिर डॉक्टर सत्यपाल ने 100 साल के बाद इस सिस्टम को अपडेट किया। डॉक्टर सत्यपाल जो कि मेरे गुरु भी हैं और मेरे मार्गदर्शक भी, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम के को अच्छे ढंग से पढ़ाया, जिन्होंने सिस्टम को एक मेडिकल टर्म और एक वैज्ञानिक टर्म दिया। नेगेटिव को उन्होंने हाइपो के साथ जोड़ा और पॉजिटिव को उन्होंने हाइपर के साथ जोड़ा, जो कि एक बहुत ही बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आया जिसको न्यू जनरेशन, मेरे जैसे एक लगनशील व्यक्ति जो कि सिस्टम में कुछ सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये उपयोगी सहयोग साबित हुआ। यह सिस्टम में ज़रूरी था कि किसी सिस्टम को वैज्ञानिक सिद्ध करने के लिए उसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। लगातार निरंतर एक नई रिसर्च करना बहुत अनिवार्य है ताकि आने वाली पीढ़ियां उसको फॉलो कर सकें, वरना सिस्टम का विस्तार नहीं हो पाएगा। मैटिजी ने भी 2 डायलूशन दिए, क्रॉस ने भी 2 दिए, पॉल जी ने भी 2 दिए। सबका मतलब सेम था, सबका कार्य सेम था, सबकी रचना सेम थी, सबका सिद्धांत सेम था। अब मैं इस पर आपको आगे बताता हूं कि हमने अब तक सब तरह से जानने की कोशिश की कि मैटी से लेकर डॉक्टर सत्यपाल ने कैसे कैसे समय समय पर इस सिस्टम को एक वैज्ञानिक ढंग दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि सिस्टम में डिजीज का कारण लिम्फ, ब्लड और माइंड, उसी के आधार पर रेमेडी का चूज करना अनिवार्य है। उसी के आधार पर फिर आगे जाके डोज बनती है। यही पॉल जी ने सिस्टम को सिम्टम्स के साथ जोड़कर हाइपो और हाइपर में बांट दिया। यानी कि हाइपो मीन्स कि जो नेगेटिव डिजीजेज हैं या हाइपो डिजीजेज हैं जिसमें रचना कम हो रही है, संचार कम हो रहा है, या हाइपर है यानी कि रचना या उसका संचार ज़्यादा हो रहा है, उसको एक मेडिकल टर्म से जोड़ा और फिर उसको अपोजिट डिजीज। देखो, आपके सिद्धांत जो हैं वो पूरे एक ही अनुरूप होने चाहिए, आपके सिद्धांतों पर ही आपकी इमारत खड़ी होनी चाहिए। तो हाइपो
को आप डोज स्ट्रॉन्ग दोगे और हाइपर को आप हायर डोज दोगे, यानी कि एक लो डोज दोगे। चिकित्सक को हमेशा फॉलो करना चाहिए कि कैसे आपको क्रम बिंदु के अनुसार स्टेप बाय स्टेप आप उसको फॉलो करते हैं। हमें फाउंडर को हमेशा अपने ध्यान में रखकर, और जो फाउंडर की नींव है, जो कि सिस्टम की नींव है, जैसे हमारे फादर ने हमें दिया, हमारे क्रॉस ने उसको आगे बढ़ाया, फिर क्रॉस के बाद डॉक्टर पॉल जी ने उसको आगे बढ़ाया, और हम एज WHO आगे बढ़ा रहे हैं। हमें मैटी जी की थ्योरी को कभी भी अलग नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि आज ये सिस्टम कहीं ना कहीं एक अलग दिशा में चला गया था, जिसे हम दोबारा से रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे गुरुओं की परंपरा पर। अब आपने समझा होगा कि कैसे हाइपर में हमें लाइट डोज चाहिए और कैसे हाइपो में हमें स्ट्रॉन्ग डोज चाहिए। जैसे कि 1 2 3 तरह के डाइल्यूशन मैटी जी ने दिए। किसी भी प्रैक्टिस में लॉ को फॉलो करना चाहिए। अगर हम किसी लॉ को फॉलो नहीं कर सकते या नहीं करते तो हम उसको एक इलीगल ढंग से कर रहे हैं। फार्माकोपिया को हमें फॉलो करना चाहिए। हमारे सिस्टम के सिद्धांतों को हमें फॉलो करना चाहिए। अगर हम सिस्टम के सिद्धांतों को फॉलो नहीं करते तो हमें समझ नहीं आएगा। फिर तो हम अपने मनचाहा तरीके से सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं। सब कुछ इसी से होता है। कैसे हम रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे नई जनरेशन को हम कुछ दे सकते हैं। अब आप ध्यान से देखें कि D1 D2 D3 ये सब एसेंस होते हैं। ये एक्सट्रैक्ट हैं जो कि एक स्पजरिक प्रक्रिया के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, जिसको हम प्रैक्टिस में यूज नहीं कर सकते। इसके कई कारण हैं, समय समय पर आपको बताएंगे। हमेशा D4 से D12 का उपयोग ही करना चाहिए प्रैक्टिस में। D4 यानी कि स्ट्रॉन्ग, D12 यानी कि लाइट। हमें बियॉन्ड द लिमिट यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा डाइल्यूशन नहीं यूज़ करने चाहिए, क्योंकि हमारे मैटी जी ने भी मना किया हुआ है। तभी हम उन्हें हनीमैन से अलग मानते हैं। तभी मैटी जी हनीमैन को इस विषय पर फॉलो नहीं करते थे और उन्होंने उनकी गलती निकालकर इस सिस्टम की अलग नींव रखी। हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। कैसे उनके फॉलोवर ने मैटी जी का अनुसरण किया और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर इस सिस्टम को साइंटिफिक किया। कैसे कहीं पर भी मैटी जी ने, क्रॉस ने एसेंस का उपयोग नहीं किया, ज़्यादा डाइल्यूशन की थ्योरी नहीं दी, बियॉन्ड द लिमिट डाइल्यूशंस नहीं दिए, पोटेंसीज नहीं दी। मैटी जी ने एसेंस कभी नहीं दिया, डाइल्यूशन नहीं दिए। गिलास के माध्यम से एक ड्रॉप, एक पिल्स, एक गिलास बनाया, फिर उसी से दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया। क्रॉस ने भी कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव आगे चलकर बनाए। एसेंस हमेशा फार्माकोलॉजी का कार्य होता है, वो एक फार्मेसी का कार्य है, और रेमेडी सिर्फ प्रैक्टिस में डॉक्टर के द्वारा ही दी जाती है, जो कि एक डॉक्टर को बनी बनाई दी जाती है। नहीं तो किसी का सर किसी की टोपी वाली बात हो जाएगी। हम बिना एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को जाने, हम इस सिस्टम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अब हम समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन कैसे बनते हैं। यानी कि पानी की मात्रा अगर कम हो या पानी की मात्रा ना हो तो उसे स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन कहते हैं। अगर पानी की मात्रा ज़्यादा है तो वो हाई डाइल्यूशन बन जाता है। यानी कि आपका D4 ही स्ट्रॉन्ग, और उसको पानी की मात्रा ज़्यादा कम करने से वो एक हायर डाइल्यूशन का रूप ले लेता है। यानी कि एक ड्रॉप को अगर आप 1 गिलास पानी में या आधे गिलास पानी में या आप आधा लीटर पानी में डालेंगे तो वो हाइपर बन जाएगा। डॉक्टर पॉल जी ने इसे साइंटिफिक करार कर दिया। मैटी जी से लेकर क्रॉस, क्रॉस से लेकर पॉल तक, और फिर
हमने 25 साल की रिसर्च और सिस्टम को और आसान बना दिया। जब WHO यूके की इंटरनेशनल नींव रखी गई तो हमने एक बार फिर दोबारा से आगे आकर इस विषय पर मैंने एक रिसर्च की और एक वैज्ञानिक ढंग को सारे गुरुओं के साथ जोड़ते हुए ये पाया कि दो तरह की ही डाइल्यूशंस हमें मैटी जी से लेकर अब तक मिलते हैं। मैटी जी ने भी 1 2 नंबर 3 नंबर दिया, क्रॉस ने उसको नेगेटिव पॉजिटिव दिया, पॉल ने उनको हाइपर और हाइपो दिया। फिर इस दिशा को मैंने और आसान बनाकर एक WHO के तहत इसे डायलूटेड और अनडायलूटेड कर दिया। फिर अगेन दो तरीके के ज्ञान इसमें आ गए कि एक डायलूटेड है, एक अनडायलूटेड है। डायलूटेड को ये समझें कि आपने D4 को पानी के गिलास में या आधे लीटर पानी में डाला तो वो डायलूटेड हो गया, और वो ही D4 को आपने जीभ पर सीधा डाला तो वो आपका डायरेक्ट D4 स्ट्रांग हो गया। यानी कि लक्षण पर आधारित होता है कि किसके ज़्यादा लक्षण है, वहाँ पर ज़्यादा हाइपर डाइल्यूशन पानी में डाल के देना है, और जहाँ पर लक्षण कम है तो वहाँ पर सीधा जीभ में आपको दवाई देनी है। हम सिस्टम को डे बाय डे अपडेट कर रहे हैं और साथ ही साथ चिकित्सक को सही दिशा में ले जा रहे हैं ताकि वो सही से समझें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। हाइपो को समझें जो कि कम लक्षण में आता है, हाइपर जहाँ पर लक्षण बढ़े हुए हैं। दोस्तों, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, ना ही ज़्यादा डाइल्यूटेड या पोटेंसी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप होम्योपैथी को फॉलो कर रहे हैं, अपने सिस्टम को नहीं। अगर आप वैज्ञानिक ढंग से समझें तो आप देखेंगे कि हमारे डाइल्यूशन में भी मेडिसिनल सब्सटेंसेस मिलता है, होम्योपैथिक में नहीं मिलता है। हम हनीमैन पोटेंसी को नहीं फॉलो करते, मैटीजी को फॉलो करते हैं। अब हमें अंत में यही बात पता चली कि अगर आप मैटीजी के सच्चे भक्त हैं तो आपको मैटीजी को फॉलो करना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डिजीज का कारण क्या है। लिम्फ और ब्लड और माइंड के तहत हमें अपनी मरीजों की चिकित्सा करनी चाहिए और उसी पर रेमेडी आधारित होनी चाहिए। रेमेडी आधारित होने के बाद लक्षण पर उसका डोज होना चाहिए। डोज हमें दो तरह के ही मिलते हैं, हाइपो यानी हाइपर। हाइपो मीन्स अनडाइल्यूटेड, अनडाइल्यूटेड का मतलब डायरेक्ट देनी, और हाइपर का मीन्स डाइल्यूटेड यानी पानी में मिलाकर देनी। इस तरह की दोनों तरह की ही डोजेज हमारे सामने मिलती हैं। आपको अपने सिस्टम में यही फॉलो करना चाहिए, आपको किसी और सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहिए। आपको सिस्टम में सबसे इस बात का ध्यान रखना है कि ये चीज़ें नहीं करनी, जैसे हाई पोटेंसी यूज़ नहीं करनी जो कि होम्योपैथिक है, ज़रूरत से ज़्यादा डाइल्यूटेड नहीं करनी। अगर आप करते हैं तो आप मैटीजी के फॉलोवर नहीं हैं, क्योंकि ये दोनों साइंस अलग है। आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और जैसे हम आपको जानकारी दे रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़कर नई नई जानकारी आगे लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। नमस्ते।